बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स की आवाज आ रही है? पेज 41 पहले निकालेंगे, इसका एक बी पार्ट रख देंगे। पेज 41 क्वेश्चन नंबर 6। ये पार्ट हो गया था, इस पार्ट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए पढ़े जी बी पार्ट। डिटरमिन द production capacity that would be utilized to achieve the sales as computed in जी नहीं, वो तो अभी बात करते हैं। पार्ट ए में सेल्स कितनी आई जी? 672.83। ये ज़हन में रखते जरा पढ़े दोबारा क्या कहता है। The production capacity that would be utilized to achieve the sale as computed in above। प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी यूटिलाइज करनी पड़ेगी अगर ये सेल अचीव करनी है। पहले सिंपल ट्रांसलेशन कर लो, बाकी तो ढूंढ लो क्या करना सर। प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइज कितनी होगी अगर ये सेल जनरेट करनी है। ऐसे जरा देखें, जरा डाटा कोई है इस तरह की इंफॉर्मेशन? नहीं, वो जरा जो 70% आपको नजर आया वो जरा सही पढ़ना क्या है। कोई है सर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन कैपेसिटी के एंगल से? नहीं, वो तो बात की बात है ना, पहले कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है प्रोडक्शन कैपेसिटी। सेकंड लाइन पढ़े सर। कंपनी जो इस वक्त है वो कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही है, लेकिन ये जो करंटली ऑपरेटिंग है, ये इसका क्या मीनिंग है? जरा सवाल देखे, मतलब हम करंटली की बहस कर रहे हैं या नेक्स्ट ईयर की बहस कर रहे हैं? तो करंटली से मुराद क्या? अच्छा, प्रोडक्शन कैपेसिटी मींस क्या होता है? नहीं होता मतलब, और सारे कुछ बोले तो सही यार। प्रोडक्शन कैपेसिटी किसे कहते हैं? प्रोडक्शन कैपेसिटी किसे कहते हैं? जितने हम यूनिट्स बना सकते हैं। लेकिन क्या जो हम बना सकते हैं हम वही बेचेंगे अगर स्टॉक्स नहीं है? देखिए, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है ना, ये आइडियली तो शायद यूनिट्स में होनी चाहिए। सोचा था हम कितने यूनिट्स बना सकते हैं, कितने बेच सकते हैं, स्टॉक्स रखने या नहीं। तो अगर स्टॉक्स नहीं रखने फिर जितने बनाएंगे उतने बेचने। लेकिन अपना जरा डेटा देखें, हमारे पास यूनिट्स की इंफॉर्मेशन नहीं थी कल, और स्टॉक्स भी नहीं थे, स्टॉक्स का भी डाटा नहीं है। तो एक मिनट जरा कैलकुलेटर पढ़ना। एक 567 है क्या ये सेल है? ये सेल बनी कैसे हो? नहीं बेटा, तो लोग पूरा इसको काइंडली फाइनल लिखे हैं, इसको हर वक्त सोचा करने इसमें जरूरत पड़ती है। इसमें कुछ यूनिट्स होंगे और मल्टीप्लाइड बाय तो सेल प्राइस हो। लेकिन किस साल वाली सेल प्राइस हो? लेटेस्ट ईयर, करंट ईयर लेटेस्ट। तो 567 मिलियन में कुछ यूनिट्स की सेल प्राइस हो, कुछ यूनिट्स की सेल प्राइस हो। और अकॉर्डिंग टू सेकंड लाइन हम कितने परसेंट ऑपरेट कर रहे हैं? तो इसको एक सेकंड जरा डिवाइड बाय 70 into 100 किया जा सकता है?
मुझे आंसर से इतना कंसर्न नहीं है, ये क्या हुआ है और क्या आ जाएगा ये जरा बताओ। असल में स्टॉक्स नहीं है, इस चीज को भी जहन में रखना जरूरी है। तो मैंने सेल्स को बेस बनाया, तो अगर ये 70% की बेस पे सेल है तो फिर 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे हमारी कितनी सेल होगी, 8 टन होगी। लेकिन ये किस ईयर में, इन द लेटेस्ट ईयर। तो एक पार्ट बी की तरह एक मिनट आंसर बनाना शुरू करूंगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी इन लेटेस्ट ईयर, प्रोडक्शन कैपेसिटी in terms of sale in latest year। और पूरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। हर चीज में सोचना पड़ेगा आपको, ये ज़हन में रखिएगा। ना करें सर, एक मसला भी पहले ये हजम कर लें। अगर आप सोचने की कोशिश ना करेंगे तो ये सब बातें यूजलेस हो जाएंगी। क्या था क्या आ गया। लेटेस्ट ईयर की सेल थी, हमें पता चला ये 70% है, प्रोडक्शन कैपेसिटी का 70% है। देखो यहां से हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि लेटेस्ट ईयर में 100% यूनिट्स कितने के बिकेंगे। कुछ ऐसी हिम्मत किया करें यार। देन सर अगर फर्ज करें यूनिट्स होते, लेट्स अज्यूम ये डाटा यूनिट्स में, और हमें करंट ईयर के भी यूनिट्स पता होते, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम एक सेकंड के लिए जस्ट एक बात समझने के लिए कि जो रुपीस हैं इन्हें हम जस्ट एक बात क्लियर करने के लिए एक सेकंड यूनिट समझ लेंगे। मतलब 810 मिलियन यूनिट्स हैं। आपने नेक्स्ट ईयर में कितने यूनिट्स की सेल निकाली है? अगर मैं यूनिट्स के एंगल से बात करूं, निकाली कहीं? कितनी निकाली? 672 निकाला ना। तो क्या इसकी बेस पे प्रोपोर्शन बनाया जा सकता है? दोबारा रिक्वायरमेंट पड़ेगा, हमने फाइंड आउट क्या करना है। क्वेश्चन क्वेश्चन दैट वुड बी यूटिलाइज्ड। अब 70% तो यूटिलाइज हो रही थी किस पीरियड में, तो अब हमने डिसाइड क्या करना है कि नेक्स्ट पीरियड में फिर कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइज हो। तो यहाँ से प्रोपोर्शन बनना, समझ आता है प्रोपोर्शन क्या मतलब? प्रोपोर्शन परसेंटेज बनना। लास्ट लेटेस्ट ईयर में कितने परसेंट कैपेसिटी थी? अब जरा ये ध्यान में रख के दोबारा पढ़ना बीफ पढ़ना। अब क्या बताना है कि अगर ये सेल होगी तो फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी यूटिलाइज, एक परसेंटेज निकालनी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये है रुपीस और ये है किस साल के रुपीस, 8 टन किस पीरियड के रुपीस, लेटेस्ट ईयर के, करंट ईयर चला, करंट ईयर के। और ये 672.83 है ये नेक्स्ट ईयर। तो इन इसमें यूनिट्स को सेल रुपीस से भी मल्टीप्लाई किया गया। तो अपनी जरा वर्किंग ढूंढने जरा कि 672.83 वाली, सर प्लीज ढूंढे सर। क्या इसमें करंट ईयर के एंगल से कुछ इन्फ्लेशन का और 30% कस्टमर्स की कुछ डिस्काउंट का भी स्टोरी है? पॉइंट 1 देखना जरा कस्टमर वाला, 8% प्राइस इंक्रीज होनी थी और 30% जो कस्टमर्स उनको फिर डिस्काउंट भी देनी थी। तो ऐसे ही है सर। तो शायद पहले हमें इस 810 को ना नेक्स्ट ईयर की प्राइसेस के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ेगा। 810 वैसे है क्या? ये 100% कैपेसिटी है, लेकिन दिस इज 100% कैपेसिटी एट लेटेस्ट ईयर प्राइसेस। एंड व्हाट इज 672.83? इट इज द सेल ऑफ द नेक्स्ट ईयर। इसमें नेक्स्ट ईयर के वेरिएबल्स ऑफ इन्फ्लेशन शामिल है। तो पहले 810 का क्या करना पड़ेगा हमें, नेक्स्ट ईयर के मुताबिक एडजस्ट करके फिर प्रोपोर्शन बनाना पड़ेगा। एक नेक्स्ट लाइन लिखा, प्रोडक्शन कैपेसिटी इन सेल इन टर्म्स ऑफ सेल
प्रोडक्शन कैपेसिटी in terms of sale in next year. प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ सेल्स इन नेक्स्ट ईयर, किस साल से किस साल में जा रहे हैं? लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे? अपनी वर्किंग वन देखें जरा, जहां सेल्स कल बनवाई थी। स्टार्ट करवाएंगे, कहां से करूंगी इस केस में? सर प्लीज करवाएंगे सर। 810 इंटू 1.08 करूंगा तो क्या होगा? प्राइस इंक्रीज का इफेक्ट आ जाएगा। कैलकुलेटर रखें आप। 810 इंटू 1.08, क्या आंसर आया? किस चीज का आंसर आया? किस चीज का आंसर आया? लेकिन क्या 30% कस्टमर और 70% कस्टमर्स की भी एक स्टोरी है? क्या स्टोरी? 874.8 को अगर मैं 70%, चले 1 मिनट कर दूं, आंसर बताइए। ये क्या है? जिनकी फाइनल सेल इन 30% से क्या है? लार्ज कस्टमर्स आ गए जिनको कितने % डिस्काउंट देनी है? इट मींस उनकी अमाउंट उससे शार्प कितने % रह जाएगी? 90% कैसे रह जाएगी? 10% डिस्काउंट देने से 100 रुपया 90 रह जाएगा। आंसर 236.19। What is 874.8? फुल कैपेसिटी की सेल इनटू 30% इनटू 90%। अब इन दोनों को अगर जमा करें 70% और 30% इन 90 को, तो आपके पास एक फाइनल आंसर आएगा 848.56। क्या आएगा ये? 1 मिनट जरा रिवाइज करें सब कुछ जो हुआ। जो पहली वर्किंग मैंने की है और जो सेकंड आपसे वर्किंग करवाई है। एट वन जीरो क्या था? चलो डिवाइड करें प्लीज। 8110 810 क्या था? देन उसके बेस पे मैंने 848.56 तक कैसे बन रहा? 810 क्या था? सेल्स थी, सेल्स थी। सेल्स के अंदर कुछ यूनिट्स थे, ठीक है? तो हमारे पास असल में सेल यूनिट्स नहीं है, सेल रुपीज हैं। 8672.83 दोबारा देखें, ये रुपीज ऑफ सेल है, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर के, ठीक है? तो फिगर्स कंपेरेबल बनाने के लिए हमने नेक्स्ट ईयर के फिगर्स को एडजस्ट किए, ठीक है? एक फाइनल स्टेप जरा बता सकते हैं आप क्या करें? फिगर्स बोलो। 672.80 डिवाइडेड बाय 848.56 into 100, 79.29।
प्रोडक्शन कैपेसिटी निकालने के लिए आइडियली हमें क्या चाहिए था? कुछ चाहिए था सर? क्या चाहिए था सर? कौन से यूनिट्स आइडियली चाहिए थे? ना करिए प्रोडक्शन यूनिट्स, लेकिन अगर स्टॉक्स ना हो तो कौन से यूनिट्स किसके बराबर हो जाते? तो हमारे पास क्या नहीं था? यूनिट्स नहीं थे। नहीं, प्रोडक्शन सेल तो सेम हो गई ना, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने 567 उठाया, इसके अंदर कोई यूनिट्स होंगे? ऊपर लाइन जो है फर्स्ट लाइन में 70% होंगे स्टॉक्स ना होने की वजह से, लेकिन ये मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस भी होंगे। तो 810 जो फिगर आई है, तो जो 810 फिगर आई है ये सेल वैल्यू ऑफ सेल यूनिट्स है एट 100% कैपेसिटी ऑफ लेटेस्ट ईयर, लेकिन फिर उसको मुझे एडजस्ट करना पड़ा नेक्स्ट ईयर की प्राइसेस के मुताबिक ऐसे। लेकिन बेटा एक काम और भी हो सकता है, कल हमने एक फिगर फाइंड आउट की है 594, कहीं अगर ढूंढ सके वो क्या था 594, अपनी वर्किंग वन देखा सेल ऑफ नेक्स्ट ईयर एक फाइंड आउट हुई थी, सेल ऑफ नेक्स्ट ईयर किस फिगर से शुरू किया था हमने उसे, और फिर उसी में 70% 30% वगैरह सब कुछ किया हुआ। तो अगर हम 594 93 था क्या था जो था वो बता दीजिएगा। 3.99 जो भी था, ठीक है 94। ये क्या है अगर इसका कोई नाम बता सका? क्या ये 70% ही है? इसको इस एंगल से ज्यादा देखा, क्या बस ये 70% ही है और उसमें बस प्राइसेस का इफेक्ट आया हुआ है? एक मिनट कैलकुलेटर पकड़े, इसको डिवाइड बाय 70 इनटू 100 करें। ये सिर्फ 567 में बस करंट ईयर की इन्फ्लेशन वगैरह इनकॉर्पोरेट हुई है। तो ये जो 848.56 आया हुआ है, इसके साथ और करके लिखते हैं। Why the answer is same? थोड़ा सा और एक्सप्लेन हो जाएगा। इसमें इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स भी थे, डिस्काउंट का इफेक्ट भी था, बस 100% इसे नहीं बनाया हुआ, इसे हमने 100% बना लिया। और जो अभी थोड़ी देर पहले वर्किंग की उसमें पहले हमने क्या किया, पहले हमने पुराने को 100% बना लिए, बाद में प्राइसेस डाल दी। इसको हमने पहले प्राइसेस का इफेक्ट डाल दिया हुआ था, तो 70 इंटू 100 बाद में। बहरहाल ये बात नहीं है कि बातें आसान हैं, लेकिन ये भी बात नहीं है कि अब आप बच्चे हैं, तो मिली जुली सी कैफियत अब होनी चाहिए। ठीक है जी, प्लीज आप नोटेड है। कल एक क्वेश्चन आपसे शेयर हुआ था, आज जरा डिटेल्ड एक आंसर आपसे शेयर करता हूँ अगर उसमें टाइम बचा सके हम, क्योंकि वो मिलता जुलता है उससे मैं कीटो वगैरह से सेल यूनिट्स वगैरह निकल रहे थे, उसमें अगर हम टाइम बचा सके उसी आज मैं डिस्कशन शेयर करूंगा आपसे, तो फिर कल रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 एबीसी है। एबीसी लिमिटेड की मैं एक डिस्कशन आपसे कैंपस साइट द्वारा शेयर करता हूँ, मेरे 10 आधा घंटे की, तो अगर उसमें कोई पॉइंट है तो फिर कल डिस्कस कर लेते हैं। इनिशियली अगर हो जाए सवाल, पीछे वापस आ जाएंगे। अगर हमने अपने आप को परेशान इस तरह करना है कि ये चैप्टर बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको जरा थोड़ा सा और परेशान कर देता हूँ कि अगले चैप्टर और भी मुश्किल हैं, और उससे थोड़ा सा और परेशान कर देता हूँ, पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल आता है। परेशानी बेटा सोल्यूशन नहीं है, मुसलसल एफर्ट इज द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ये किसी ने नहीं कहा कि ये आसान है, लेकिन आप भी अब आसान चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है, वरना बीए करते, बल्कि बीए तो होता ही नहीं, बहुत कुछ वो करते हैं जिसमें कुछ भी नहीं करते और डिग्री मिल जाती है। तो आप लोग भी चैलेंजेस पसंद करते हैं, तो यकीन एक चैलेंजेस से खेलना आपके दाएं बाएं हाथ का काम है, तो भूलना नहीं कि आप चैलेंजेस पसंद करते हैं।
तो बेटा परेशानी सोल्यूशन नहीं है, पेज नंबर 20 पे है। यकीनन ये मुश्किल है, बट इज द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड कि जब भी नया चैलेंज सामने आ जाए तो इंसान एक भरपूर फुल एफर्ट करता है। ठीक है, चीजें आसान और नामुमकिन के दरमियान अगर हों तो मेरा ख्याल ठीक है, ना ही आसान होनी चाहिए और ना ही, अगर तो नामुमकिन है, हमजा क्या ख्याल है? तो अगर तो ये नामुमकिन है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ये मुश्किल है तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पेज नंबर 20। तो बड़ा खुदा खास को परेशान करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए। यकीनन चीजें आसान नहीं है, लेकिन आप भी माशाल्लाह तेज लोग। क्या ख्याल है, स्टार्ट नहीं फिर? पेज नंबर 20 सर, एक छोटी सी डिस्कशन और बीच में शामिल करके फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। हेडिंग क्या लिखी हुई? पेन जरा, पेन पकड़ने में साथ में कैलकुलेटर रख लीजिए। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। Suppose the company has the following results for the year ended 30th June, sorry 31st December 2009. December 2009 एंड हो गया हुआ। बताएं ब्रेक इवन पे एक इंफॉर्मेशन आपके सामने नीचे देखें, 5 लाख ब्रेक इवन है। सारी ब्रेक इवन है सर, प्रॉफिट है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। हो सकता है अच्छे भले हम प्रॉफिट में है, लेकिन इरादा है एक और प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करके और कमाया जा सके। तो अगर कमाया जा सकता है तो व्हाई नॉट। तो एक अच्छा वाला बिजनेस चल रहा है, बिजनेस रनिंग पोजीशन में, और हम एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। It is expected that there will be no additional fixed cost as the company will use all existing facilities. फैक्ट्री जहन में लाएं, प्रोडक्ट्स बन रही हैं, मशीनें लगी हुई हैं, एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, रेंट अगर है तो है, डेप्रिसिएशंस भी हैं, इंश्योरेंस भी है, नई प्रोडक्ट भी इन्हीं फैसिलिटीज को इस्तेमाल करके बनाई जा सकती है, बेची जा सकती है। तो कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट ऐसे एक्सपेक्टेड भी हो सकती है। नया डिपार्टमेंट बनाना है जिसमें नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी पड़ेगी, नई जगह खरीदनी है, रेंट पे लेनी है, लेकिन फॉर एग्जांपल इनिशियली कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट क्यों रिक्वायर्ड नहीं है, एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज यूज हो जाएंगी, बिजनेस हो रहा है, एक नई प्रोडक्ट है। हाउ मच यूनिट्स शुड बी सोल्ड टू अर्न incremental profit means extra profit, extra additional incremental profit of rupees 50,000। आपसे क्या रिक्वायर्ड है जी, आपने क्या बताना, कितने यूनिट्स बेचे जाएं कि एक्स्ट्रा 50,000 कमा लिया जाए। लेट्स अज्यूम जो नई प्रोडक्ट उसकी सेल प्राइस 8 रुपए होगी, पहले बिल्कुल एक आसान से डाटा से बात कर लेते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी 6। बस इन्हीं 2 लाइनों के अंदर अंदर रहना आपने फिलहाल, इन्हीं 2-3 लाइनें जो पढ़ी हैं। फाइंड आउट क्या करना है प्लीज बोलिएगा, किस चीज के यूनिट्स फाइंड आउट करना, प्रॉफिट के यूनिट्स फाइंड आउट करना, प्रॉफिट के यूनिट्स फाइंड आउट करना। फॉर्मूला को ध्यान में आता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का डेटा अवेलेबल है। 8 रुपए क्या है, 6 रुपए क्या है, 2 रुपए क्या है, लेकिन बेटा सवाल सिर्फ एक है। दोबारा सेकंड लाइन देखिए, हाउ मच यूनिट शुड बी सोल्ड टू अर्न एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। क्या अब ये वर्किंग करते हुए हमें बिजनेस की टोटल फिक्स कॉस्ट ढूंढनी चाहिए, या ये ढूंढना चाहिए कि इस प्रोडक्ट की वजह से कितनी एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट आनी है, इफ एनी। क्योंकि हमने जो प्रॉफिट ढूंढना है वो क्या ढूंढना है, इस प्रोडक्ट की वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो इस सारी स्टोरी में अगर एक चलता चला बिजनेस है और नई प्रोडक्ट का कोई डिसीजन है, तो हमें इन सब वर्ड्स के साथ
एक लफ्ज का बस इस्तेमाल इजाफा करना, एंड दैट इज इंक्रीमेंटल टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। क्या मतलब इंक्रीमेंटल प्रॉफिट? और व्हाट शुड बी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब सारी प्रोडक्ट्स की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं, सिर्फ कौन सी प्रोडक्ट की, तो इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन। फिलहाल मेरे ख्याल पेज के थोड़ा सा नीचे जगह है जहां पे हम पहुंचे हैं, अगर राइट साइड पे फार्मूला थोड़ा वर्ड्स के साथ एक्सप्लेन कर लें। हम देखना ये चाहते हैं कि इस नई प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बेच के एक्स्ट्रा 50,000 कमा सकते हैं। तो इस नई प्रोडक्ट की वजह से अगर कोई एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट है तो हमें लेनी चाहिए, इस नई प्रोडक्ट की वजह से प्रॉफिट है वो भी लेना चाहिए, और इस नई प्रोडक्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी हमें कंसिडर करना चाहिए। अगर हमने ये देखना हो कि बिजनेस एज अ होल, बिजनेस एज अ होल का ब्रेक इवन कैसे आएगा, बिजनेस एज अ होल का प्रॉफिट कैसे कमा सकेंगे, तो एज अ होल अगर देखना है तो सारी एज अ होल, सारा प्रॉफिट और सारी कंट्रीब्यूशंस, और अगर वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो शायद बैचेस की कंट्रीब्यूशंस। लेकिन अगर हमें सिर्फ ये देखना है, क्या देखना है सर, क्या देखना है सर, तो देन फिर अब डेटा ढूंढना है। व्हाट इज इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट? हमेशा जीरो होगी, हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। इस केस में क्या इंफॉर्मेशन है, नहीं होगी। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू व्हाट इज 25,000 units, incremental units of the new product to earn a profit of rupees 50,000। लिखे यहाँ पे। अपने जहन में जरा एक इनकम स्टेटमेंट बनाएं सिर्फ इस नई प्रोडक्ट के एंगल से। क्या है 25,000 यूनिट सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। कैलकुलेटर पकड़ो, 25,000 इंटू 8 करें, 2 लाख क्या होगा? सेल ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स 25,000 यूनिट्स। 25,000 इंटू 6 करें, 150 के 2 लाख क्या था, 1.5 लाख क्या है, डिफरेंस का नाम कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट इंशाल्लाह 50। लेकिन ये बात जरा दौड़ की जरा ज्यादा आसान आए, थोड़ी सी आगे नहीं, बात यही है, डाटा जरा एक्सप्लेन कर। क्यों सर, सर होने करने दे सर, इसकी वजह से कितनी फिक्स कॉस्ट, ये ना भी बनाते तो नहीं है, इस खराब का तो कोई काम नहीं, वो आप एलोकेशन जो मर्जी करते रहे, लेकिन इसकी वजह से कोई एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट अगर आ जाए तो आ जाए। नेक्स्ट लाइन, एक्स्ट्रा नहीं है लेकिन यूनिट्स तो ज्यादा बन रहे हैं ना, तो इसकी वजह से इसको बना के हम अगर 50,000 यूनिट 25,000 यूनिट्स बेच लेंगे तो हमें एक्स्ट्रा 50 में कमा लेंगे। जो इतनी एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट सॉरी होगी, एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट होगी, वो तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ने कवर करनी है। लेकिन क्या ये भी हो सकता है कि इसकी वजह फिक्स कॉस्ट भी हो? तो आ जाए नेक्स्ट टाइम। इफ सपोज एडिशनल फिक्स कॉस्ट टू बी इंकर्ड इज 25,000, बाकी डाटा वही है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट, अब ये बात आज फाइनल करनी है, टू अर्न अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ रुपीज 50,000। टैक्स रेट सपोज इज 20%। जी सर, फार्मूला बनाए, सारी स्टोरी वही है, न्यू प्रोडक्ट का डिसीजन है, एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट बताए सर, ये है सर एडिशनल फिक्स कॉस्ट यार, प्लस प्रॉफिट बताएं जी। 50,000 लूं, 50,000 क्यों ना लूं, कैलकुलेटर उठाएं, कमाना याद रखें, फिर फैसला कर लीजिएगा, आज फाइनल कर लेते हैं बात। कमाना 50,000 ही है आफ्टर टैक्स, लेकिन फार्मूले में क्या लेना पड़ना है, डिवाइड बाय बताएं 80 क्यों,
टैक्स रेट 20%, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है बिफोर टैक्स का कितने परसेंट रह गया होगा? अगर टैक्स रेट 20% बीच में है तो डिवाइड बाई 18 200, ठीक है? आंसर डिवाइडेड बाय 2, वही कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखे साथ, एक्सप्लेन करने साथ। That is 43,750 rupees. सॉरी रुपीज नहीं, रुपीज है यूनिट्स। इन यूनिट्स पे क्या होगा? कितना कितना कितना? अब जाने दें यार, फार्मूले में लिखा 62,500 यार। इस इन यूनिट्स की बेस पे ना नीचे एक इनकम स्टेटमेंट आपके पास बनी हुई है, देखेंगे कौन सा? 43,000 इंटू 8 से क्या आएगा, इंटू 6 से क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन तक आ जाएगा, सीधा डायरेक्टली 2 भी हो सकता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास अवेलेबल। फिक्स कॉस्ट अब कंसिडर हुई है यहाँ, कौन सी वाली? डिफरेंस लें, 62,500 बना सर, फिर क्या हुआ? 20% कैलकुलेट होके लेस हुआ, तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह अगर 43,750 यूनिट्स बना के बेच देंगे तो 50,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमा लेंगे। लेकिन प्लीज फार्मूले में क्या लिखना पड़ता है? या टैक्स और आफ्टर टैक्स, और इन अदर वर्ड्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हजम है प्लीज, आने एक जरा गेम आगे और भागे एंजॉय करें। चलिए देखें, परेशान नहीं होइएगा काइंडली, ये यकीनन थोड़ा सा आप लोगों के लिए इस इनिशियल लेवल पे जरा मुश्किल है, खासतौर पे जो बच्चे एग्जाम्शन के फौरन बाद यहाँ आ गए, पढ़ते 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 यहाँ आ गए, लेकिन परेशानी इज नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है? द थिंग दैट इज ओनली रिक्वायर्ड इज मुसलसल एफर्ट। कब तक? पेपर वाले दिन 12:15 बजे तक, अनलेस वो पेपर आके ले ले। रिक्वायरमेंट पढ़, कैलकुलेट द सेल क्वांटिटी एंड वैल्यू का मीनिंग बताएं। यूनिट्स भी और अमाउंट भी रिक्वायर्ड टू अचीव अ टारगेटेड इंक्रीज, अंडरलाइन करें वर्ड। टारगेटेड इंक्रीज का मतलब इंक्रीमेंटल ऑफ व्हाट? 4.5 मिलियन इन आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें जरा, क्या कमाना, क्या करना चाहते हैं, क्या कमाना चाहते हैं? मजीद मजीद एक्स्ट्रा एडिशनल 4.5 मिलियन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाना चाहते हैं, और आपसे क्या रिक्वायर्ड है कि आप बताएं कितनी सेल क्वांटिटी और उसकी वैल्यू क्या? अगर सेल क्वांटिटी आ जाए तो वैल्यू तक कैसे आता है? मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर। इंटरेस्टिंग हो जानी सर गेम। Naseem Private Limited is a manufacturer of industrial goods and is launching a new product. अब ये जो इस तरह की बातें आना शुरू हो गई हैं ना, ये जरा ज़हन में रखनी पड़ती हैं कि क्वेश्चन है किस कॉन्टेक्स्ट में। एक मैन्युफैक्चरर है और वो नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। प्रोडक्शन विल बी कैरिड आउट यूजिंग एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज। दोबारा रिक्वायरमेंट बन जाए, हमने क्या डिसीजन लेना है? एक्स्ट्रा इजाफी प्रॉफिट, फार्मूला को बताएंगे। अब हम ये ढूंढेंगे कि इस नई प्रोडक्ट की वजह से कितनी एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट है, और प्लस क्या करेंगे, कितना प्रॉफिट इंक्रीमेंटल आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स? आफ्टर टैक्स दिया हुआ, बिफोर टैक्स, और डिवाइड बाय क्या करना चाहिए? इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट पर यूनिट। However, the capacity of the machine would have to be increased at a cost of, क्या मतलब है इसका? दोबारा एक मिनट।
प्रोडक्शन जो है वो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज में तो हो रही है, लेकिन क्या इस नई प्रोडक्ट की वजह से मशीन की कैपेसिटी एनहांस करना पड़ेगी, और कितना खर्चा होगा? 3 मिलियन खर्चा होगा। सोच लेते हैं, आराम से सोच लेते हैं। लेकिन ये भाई ने जरा अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया, मुझे अच्छा लगा। मशीन की कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, कोई अकाउंटिंग जहन में लाके, कोई वाली अकाउंटिंग बचपन वाली बड़ों वाली डबल एंट्री बताएंगे इसके? मशीन डेबिट होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ओवरहॉल कह लें, कैपेसिटी बढ़ा ली है, मेरा ख्याल है सही एंट्री मशीन डेबिट कैपिटल एक्सपेंडिचर। अनलेस बहरहाल हमें पता चल जाए कि इसका खर्चे का फायदा बस 1 साल में होगा, लेकिन लग यही रहा है कैपेसिटी बढ़ा लेना नॉर्मली कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। बजटेड कॉस्ट पर यूनिट अंडरलाइन करना। इंपोर्टेड मटेरियल 1.3 kg at the rate of 750 per kg. Local material 0.5 kg at the rate of, क्या मतलब इंपोर्टेड मटेरियल लोकल मटेरियल? दो तरह का मटेरियल इस्तेमाल। लेबर 2 hours at the rate of, variable overheads 200 per labor hour in how many hours? What will be the variable overheads per unit? सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट वेरिएबल होती है, सेलिंग एंड एडमिन फिक्स भी हो सकती है। तो ये 359 क्या है? नहीं, वेरिएबल है, क्या है? पर यूनिट डाटा, ये पर यूनिट एक इंफॉर्मेशन। अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, net weight of each unit of the finished goods will be, finished product will be 1.6 kgs. कैलकुलेटर पकड़ा। मटेरियल इस्तेमाल होना है फिनिश गुड्स के लिए, तो मटेरियल इस्तेमाल कितना होना है ऊपर जाकर टेबल में ढूंढना, 1.3 kgs और प्लस 0.5 kgs। प्रोडक्शन प्रोसेस में 1.8 kgs अगर इनपुट होगी, तो जो फिनिश गुड्स बन के बाहर निकलेंगी उसका वेट क्या है? तो क्या बीच में कुछ कमी है? जी पढ़ के नहीं, पहले डिसीजन लेना। ड्यूरिंग प्रोडक्शन 5% ऑफ द मटेरियल इनपुट, आगे बाद में जाए, पहले यही रुके। व्हाट इज 100 और जाने देंगे, पहले वो बात की बात है यार। 5% ऑफ मटेरियल इनपुट, व्हाट इज 100 इनपुट, व्हाट इज 5 evaporation लॉस। कैलकुलेटर पे लिखें 1.6 या 1.8, ये वाली 5% वर्किंग करते हुए 1.6 लिखें या 1.8, व्हाट इज 1.8 इनपुट, मटेरियल इनपुट 5% करें। ये कुछ आया, जो भी आया, ये क्या आया? दिस विल evaporate, ठीक है, evaporate उड़ जाएगा, ऐसे ही evaporate उड़ जाएगा। द रिमेनिंग कोई कुछ है, would be disposed of at a rate of 80 per kg। रिमेनिंग बताएं कितना बचता। देखिए, व्हाट इज द टोटल इनपुट क्वांटिटी 1.8, आउटपुट क्वांटिटी 1.6, टोटल लॉस 0.2, नहीं 0.2 टोटल लॉस। मेरा ख्याल है टोटल लॉस का एक ब्रेकअप है इस पॉइंट नंबर 2 में, दोबारा देखें जरा। 0.09 उड़ जाना और 0.11 kg फिर जो रिमेनिंग बचना है वो उसकी रिकवरी वैल्यू भी है 80 रुपए के पर केजी रेट है। क्या ये मिल जाएगा? लेकिन 80 रुपए एक केजी का रेट है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक यूनिट में कितनी वेस्टेज निकलनी जो डिस्पोज होनी है? 0.11 kgs इंटू 80 करें जरा एक सेकंड, ये क्या है? रिकवरी वैल्यू ऑफ पर यूनिट, वन यूनिट ऑफ वन यूनिट, रिकवरी की वैल्यू अगेंस्ट 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। आगे चले, मैंने भी कुछ नहीं बताया, सवाई वर्किंग। कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट इज 10 million and the rate of depreciation is 10%.
ये क्या है? यहाँ से क्या निकलाएगा? डेप्रिसिएशन निकलेगी, एग्जिस्टिंग की भी निकलाएगी, एग्जिस्टिंग की भी लेंगे। नंबर 4, admin and other fixed overheads amounting to rupees 150,000 per month as a result of the introduction of the new product. These will increase to या by क्या मतलब हुआ? कितना एक्स्ट्रा खर्चा होगा पर मंथ? तो क्या ये हमें कंसिडर करना चाहिए? 1.5 लाख, 1,70,000 या 20,000 पर मंथ? हमारी इस नई प्रोडक्ट की वजह से इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है 20,000 पर मंथ, और फिर डेफिनेटली हम इंटू 12 करके अगर जरूरत पड़ेगी तो पर एनम तक पहुंच जाएंगे। The management estimates that 20% of the facilities would be used for the, लेकिन ऊपर दोबारा जाएं जरा वापस फर्स्ट पैराग्राफ में सेकंड लाइन, एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज में यूटिलाइज होनी है, ठीक है, और एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज में से शायद 20% इस्तेमाल होना, ठीक है। कंपनी फिक्सेस इट्स सेल प्राइस एट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई है स्टोरी में, वेरिएबल कॉस्ट प्लस 25%, अंडरलाइन करिएगा। कभी आपने इस तरह सुना? जरा बोर्ड पे देखेंगे, कॉस्ट प्लस 25%, हाजी सुना है सर? 100 बताएंगे, 25, हिम्मत यार, हिम्मत हिम्मत, ये तो बचपन से सुन रहे हैं यार प्लीज। कॉस्ट प्लस 25% अगर लिखा हो तो व्हाट इज 100? मार्कअप है, प्लस 25, व्हाट इज 125? सेल प्राइस। तो व्हाट इज 100? एक दो दोबारा बोलना, व्हाट इज 25? व्हाट इज 125? ऊपर आ जाए, एक इजाफी वर्ड लिखा हुआ, वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज 100? What is 100? What is 25? What is 125? मैं रिपीट करता हूँ दोबारा, What is 100? ये क्लियर है? 100 वेरिएबल कॉस्ट। What is 125? Sale. The company fixes its sale price at a variable cost plus 25. What is 100? वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी वेरिएबल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट। हमें नहीं पता तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। What is 125? Therefore, what should be 25? Contribution. Why the word should be different? वेरिएबल कॉस्ट में क्या जमा करेंगे तो सेल बनेगी। ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे इनकम स्टेटमेंट ऊपर से नीचे आए, स्टार्टिंग पॉइंट सेल, वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों में डिफरेंस, रिवर्स जाएं, कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू सेल। व्हाट इज 100? व्हाट इज 100? व्हाट इज 25? व्हाट शुड बी सेल? 75। रिवर्स जा रहे, प्लस होना है। किसने किसमें प्लस हो जाना? वेरिएबल कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन जमा होगी तो सेल बनेगी। कंट्रीब्यूशन वर्ड होना चाहिए यहाँ, या सेल वर्ड होना चाहिए? देख लें दोबारा, व्हाट इज 100? व्हाट इज 125? एंड द सेल एंड वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस शुड बी कंट्रीब्यूशन। लिखें ब्रैकेट में, पहले तो फॉर्मूला बनाया जरा, इधर एक सेकंड देखना, पहले मैंने सही बनाया फॉर्मूला, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स। कंप्लीट करवा दो जरा। व्हाट इज 100? व्हाट इज 25? therefore what is 125? सोच लें, रीअरेंज करके सोच लें। सेल 125, वेरिएबल कॉस्ट 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट वर्ड है या इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन वर्ड है, और फिर उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस होकर प्रॉफिट।
तो अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट मिल जाए तो सेल्स तक आ सकते हैं, कंट्रीब्यूशन तक आ सकते हैं। अगर सेल्स मिल जाए तो इसको यूज करके ऑल्टरनेटिवली वर्किंग कर सकते हैं। कोई एक मिल जाए चीज इनमें से तो परसेंटेजेस अवेलेबल है, हम वर्किंग कर सकते हैं। Then last line, applicable tax rate for the company is 35%. तो नीचे जरा रिक्वायरमेंट में दोबारा जाए, वो कौन सा प्रॉफिट में इंक्रीज मांग रहा है आफ्टर टैक्स, फिर कितने परसेंट हो जाएगा सर, कितने परसेंट हो जाएगा सर, वाई। देखिए वंस अगेन कंसंट्रेशन से देखें ये चीजें, और ये शायद बार बार एक ही बात हो रही है। 35% मैथमेटिकली मींस 35/100। क्या 100 होता है तो क्या 35 है, तो देयरफॉर क्या वो होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 होगा, 35 लेस होगा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 65 100 है। फिर 100 कैसे पता चला मुझे, परसेंटेज लिखी 35%, परसेंट मींस डिवाइड बाय 100। हाँ जी, वर्किंग कर, इंटरेस्टिंग सवाल। Sale quantity and value to achieve a target profit of target increase of 4.5 million in profit after tax profit। मैंने जरा एक्सप्लेन कर दी, अब चाहे ये सारी इतनी लंबी हेडिंग ना लिखें, लेकिन कम से कम रिक्वायरमेंट पूरी देख लें। सबसे पहले तो इस स्टोरी में अपना जरा फार्मूला सही पढ़ लग कर लें, जरा फार्मूला सही बोल दे जरा। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट ढूंढनी है हमने, इंक्रीमेंटल टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस इंक्रीमेंटल, फार्मूले में क्या लेना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन। एक दफा वर्ड पूरा लगा लो और अच्छा ज़हन में रह जाएगा, इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट ढूंढनी, जब आप थोड़ी सी स्पेस रख लें नीचे, कितनी की जरूरत है वैसे आपको आइडिया है यार, आधा सफा मैक्सिमम, वर्किंग वन लिख के कर लेते हैं। बताइए जी, फिक्स कॉस्ट, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट बोल के सही वर्ड ये होना चाहिए। सवाल देखें जरा, मैं टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख्याल अब नया सवाल तो कोई हो नहीं सकता, तो टेक योर टाइम, लेकिन डेफिनेटली मीन डजंट मींस के हम वैसे रिलैक्स करते हैं। देखें और पूरा सवाल देखें, मेरा ख्याल है हिडन कुछ फिगर्स मिलेंगे आपको जी। ये बिल्कुल ठीक है, डेप्रिसिएशन कौन सी, लेकिन डेप्रिसिएशन हाँ जी, लिमिट डिसीजन ठीक है। पॉइंट नंबर 3 भी देखें और ऊपर वाला पैराग्राफ भी देखें और पूरा सवाल भी देखें। एक एग्जिस्टिंग प्लांट भी है, उसकी डेप्रिसिएशन भी इंक्रीमेंटल, क्या वो होनी है? हम किसकी ढूंढ रहे हैं, इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा, मेरा ख्याल है कोई डेप्रिसिएशन है ही नहीं। हाँ जी, 3 मिलियन ढूंढना, 3 मिलियन के
एक्स्ट्रा कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन क्या वो सारी ही फिक्स कॉस्ट है या उसकी जो डेप्रिसिएशन पर एनम है वो पर एनम डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट बनेगी? मींस उसे वो शायद फिक्स है, ठीक है, लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन फिर ईयर वाइज फिक्स कॉस्ट में आनी चाहिए। डेप्रिसिएशन इज अ कॉस्ट या मशीन इज अ कॉस्ट? डेफिनेटली मशीन इज अ कॉस्ट, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली कॉस्ट, उसकी डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में आना, ठीक है। तो पर एनम जो डेप्रिसिएशन है उसको कंसीडर होके पर एनम प्रॉफिट्स के डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। तो ले लो, बताएं कैसे लो। 3 मिलियन इंटू 10%। पॉइंट अब फिगर्स मेरा पूरी करना है, 3 लाख, बहुत बड़ी फिगर्स नहीं, ये आराम से आराम से ये 3 मिलियन हजम है, 3 मिलियन इंटू 10% हजम है सर, और कहीं ढूंढे कुछ? इंक्रीमेंटल एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये फिक्स कॉस्ट लेनी कौन सी होती है? नहीं, सारी प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन भी जेन में रख लीजिए, इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन सारी इंक्रीमेंटल टोटल फिक्स कॉस्ट। तो एडमिन एंड सेलिंग 20,000 लेकिन पर मंथ इनटू 12 इज इक्वल टू 240। सवाल देखें, सवाल देखें, सवाल देखें। अच्छा, कल मैंने आपको क्वेश्चन कहा था, किसी को याद रहा उसे देखना। इस तरह ना कीजिएगा काइंडली, मैं मजबूरन कुछ क्वेश्चंस में आपको लेके जाऊंगा, साथ साथ देख के फाइनल करना जरूरी है। अगर नहीं देखा तो आज तो मस्ट है, मैंने 2-3 सवाल करने। कल हमने क्वेश्चन करना जिसमें कल इंशाल्लाह हमने क्वेश्चन करना जिसमें ब्रेक इवन के साथ साथ जॉइंट बाय प्रोडक्ट की काफी लंबी स्टोरी आनी है। तो आज भी 1-2 क्वेश्चंस मैं कहूंगा रिवाइज करने को, इस तरह ना कीजिएगा, साथ साथ चलने की भरपूर ख्वाहिश रखें। डन सर? कब से सर? जज़ाकल्लाह जी सर। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 हो गया। आगे चलें जी। और सर जी, मैनेजमेंट estimates that 20% of the facilities would be used for the new product। ऊपर जाएं, अगर एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज का 20% यूज हो भी जाएगा तो उससे कौन सी हमारी एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट आएगी? तो सही रिलेट करने, ठीक है 20% लिखा हुआ, हम 20% अगर फैसिलिटीज यूज कर लेंगे तो शायद वही तो पॉइंट नंबर 4 में बताया हुआ है कि उसी की वजह से शायद 1.5 लाख 1,70,000 हो रहा है। तो उस 20% यूज से कौन सी और फिक्स कॉस्ट है ढूंढने? नहीं 20,000 तो ले लिया ना हमने, मतलब इसके अलावा आप क्या कहना चाह रहे हैं? 20% जो देख रहे हैं हम, उससे कौन सी फिक्स कॉस्ट और है? नहीं, जो हम अब पॉइंट नंबर 4 पूरा पढ़ेगा, मेरा ख्याल उसने ये सेंटेंस और शायद थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में लिखा हो। जो फैसिलिटीज यूज होनी वो बाद में बताई उसने, और जो उसकी वजह से फर्क पड़ना वो शायद पहले बता दिया। नहीं मतलब क्या हमें एग्जिस्टिंग का भी, अब आपने 34 निकाला, मेरा ख्याल 170 कैलकुलेटर पड़ेगी, 170 को आपने 20% किए, तो मेरा इसमें पॉइंट ये है कि आपने 20 तक तो मैं एग्रीड हूँ, 34,000 ऐसे किया ना, तो बाकी जो 14 है वो ले क्यों रहे हैं? फर्ज करें हम ये नई प्रोडक्ट नहीं भी लॉन्च करते तो 1.5 लाख तो खर्चा हो ही रहा। वी आर सपोज टू कैलकुलेट कि नई प्रोडक्ट की वजह से हमारे कौन से एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स होंगे और देयरफॉर हम कितना इजाफी प्रॉफिट ऑफ 4.5 मिलियन फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हम इस तरह से सोचें फिर तो हमें शायद एग्जिस्टिंग प्लांट की भी 20% डेप्रिसिएशन लेनी चाहिए। जरा देखें पॉइंट नंबर 3, वो भी तो फिर इस्तेमाल हो रहा है, तो उसकी अगर कॉस्ट 10 मिलियन है और रेट 10% है तो कर लें जरा एक सेकंड वर्किंग करके देखें, 1 मिलियन बनेगा, तो फिर उसका भी 20%। मैं वही कह रहा हूँ, मेरा ख्याल ये है कि 20% की जो फैसिलिटीज इस्तेमाल हो रही हैं उसकी वजह से जो इंक्रीज आ रहा है वो हमें बता दिए। ये 1.5 लाख से 1,70,000 क्यों हुआ? क्या नई प्रोडक्ट की वजह से बस यही हुआ? देखिए ना, मैं कह रहा हूँ पूरा पॉइंट नंबर 4 से इतना आप देखें, पॉइंट नंबर 4 पूरा पढ़ना। एडमिन अनदर फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड्स अमाउंटेड रुपीस कितने थे? ये थे
150 थे एज अ रिजल्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट की वजह से ये 170 हो जाएंगे। देयरफॉर 20,000 का इजाफी खर्चा होगा, पर मंथ है तो मल्टीप्लाई 12 कर लिया। देन वो कहता है मैनेजमेंट का लग रहा है कि जो फैसिलिटीज हैं वो 20% इस्तेमाल होनी है, तो लेट्स अज्यूम ये 170 वाली लाइन काट दूंगा, तो मेरा ख्याल में कुछ भी नहीं लेना चाहिए। जब 20% फैसिलिटीज अगर इस्तेमाल होंगी लेकिन उसकी वजह से कोई नया खर्चा नहीं होगा, इसका मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी अवेलेबल है, और अगर एग्जिस्टिंग ही अवेलेबल है तो नथिंग इज इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। तो वो जो 20% इजाफा है शायद उसी की वजह से कुछ एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट का जिक्र है। तो मेरा पॉइंट ये है शायद इस पूरी लाइन को देख के कि 20,000 पर मंथ जो नई प्रोडक्ट की वजह से इंक्रीज है 1 to 12 करके हमने ले लिया, और ठीक है वो 20% फैसिलिटीज इस्तेमाल हो जाएंगी, लेकिन उसकी वजह से कितना और खर्चा होगा अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर वो इंक्रीमेंटल नहीं है। ठीक है, तो वैसा तो 170 इंटू 20% जो आपने किया है इसमें 20,000 तक तो मैं एग्रीड हूँ, लेकिन जो थोड़ा एक्स्ट्रा वो अपने पिछला लिए इस एंगल से देखेंगे ना, 170 और 150 के दरमियान 200 है, लेकिन जो एक्स्ट्रा 14,000 वो अपना पिछला ले रहे हैं, और अगर पिछला यहाँ ले रहे हैं तो फिर एग्जिस्टिंग प्लांट की डेप्रिसिएशन भी। लेकिन ये दोनों क्यों नहीं लेनी? रिक्वायरमेंट क्या हमसे कि हमने टारगेटेड इंक्रीज इन प्रॉफिट फाइंड आउट करना है एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। इन अदर वर्ड्स अगर ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं हो रही तो कुछ भी नहीं है, हमसे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। रिक्वायरमेंट देखें, हमसे रिक्वायर्ड ही नहीं है। हमसे क्या रिक्वायर्ड है? फर्स्ट पैराग्राफ भी देखें, कंपनी एक बिजनेस चल रहा है, नई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है, उस प्रोडक्ट ने एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज इस्तेमाल करनी है लेकिन कैपेसिटी इनहांस करनी पड़नी है, तो ये जो कैपेसिटी इनहांसमेंट है ये हमारी इस प्रोडक्ट की वजह से है। फिर नीचे पॉइंट नंबर 4 में कुछ एडवांस सेलिंग एक्सपेंसेस में भी इजाफा होना है हमारी इस नई प्रोडक्ट की वजह से। सही है? सही है सर, बाकी क्लियर प्लीज? तो व्हाट इज द टोटल फिक्स कॉस्ट इंक्रीमेंटल? नहीं टोटल मेरा ख्याल 540 हो जाएगा। देख लें, दोबारा देख लें, कोई स्टिल कंफ्यूजन अगर है तो बताएं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स चले आगे, वो चले सर आगे। ऊपर फार्मूला देखें, पहली फिगर मिल गई, कौन सी? 540 प्लस कैलकुलेटर पकड़े, वाइंड अप कर दो, बता दें प्रॉफिट क्या लिखा? 45 लाख गिवन तो है, डिवाइडेड बाय 65 इंटू 100 फाइनल है सर, फाइनल है सर, आंसर बताओ। 692307 पर थोड़े स्पॉट सबको ये पता 65 और इंटू 100 क्यों हुआ? क्यों हुआ? आफ्टर टैक्स को बिफोर टैक्स बना लिया। अब क्या रह गया? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला बोल देना। और यार बस कर दे, इतनी मायूसी भी क्या है कि इसका फॉर्मूला भी नहीं बोल सकते हम ये। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन से मुराद क्या होगी? न्यू प्रोडक्ट की सेल प्राइस, इंक्रीमेंटल सेल प्राइस पर यूनिट माइनस इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट पर। आगे वर्किंग कुछ बचपन फिर याद आना है जी सर। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल प्राइस पर यूनिट बताएं। सेल प्राइस पर यूनिट गिवन नहीं, ठीक है निकला क्या होगी? मैंने कब कहा सेल प्राइस पर यूनिट गिवन नहीं है।
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन नहीं है, लेकिन ये आपको पता है किस किस का सम होगी? बोल दे सर जी बहुत बड़े दिन हो गए, दिन ही हो गए सर, बहुत ज्यादा दिन हो गए। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, प्रोडक्शन वेरिएबल भी और जमा नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल। आज डाटा लिस्ट बना ले, इसकी बना ले, आज बना। करवा दे, सबसे बेस्ट है, लिस्ट हमेशा पहले करवाते हैं, आराम से बाद में लिख लेते हैं। इंपोर्टेड मटेरियल, जी क्या करूं? करवा दे यार, प्लीज करवा दे। 1.3 into 750, 975 इंपोर्टेड मटेरियल पर यूनिट। लोकल मटेरियल, local material 0.5 into 150, 75. बेस्ट यही था कि आप नहीं लिख रहे, लेकिन शहाब मटेरियल का हम, और उसके बाद ये देख के मैंने यहाँ थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है, और उसकी वजह थोड़ी देर बाद मैंने आपसे पूछनी है। लेबर पहले आगे करवा 2 into 300, 600। वेरिएबल ओवरहेड 200 गिवन है, 200 गिवन है यार, पर आर गिवन है, पर आर गिवन है। हाउ मेनी आवर्स? 400। जी वेरिएबल सेलिंग भी लूं यहाँ? जी बेटा नहीं मेरा टोटल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट मींस टोटल प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन मिला के, क्या ख्याल है? तो वेरिएबल सेलिंग गिवन है 359, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ टोटल हो सकता है, लेकिन नीचे पॉइंट 1 और 2 की तरह देखें, उसकी कुछ सिग्निफिकेंस है इस वर्किंग में? क्या पॉइंट 1 और पॉइंट 2 की कुछ सिग्निफिकेंस है स्टोरी में? एक सेकंड ऑल्टर निकालिएगा, ऑल्टर नहीं, एक फर्क है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है। ऑल्टर 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 में वर्किंग 2 शायद बड़े दिनों से, तो खैर उसकी इनकम स्टेटमेंट हम देख रहे थे, आज इनकम स्टेटमेंट नहीं, उसकी वर्किंग 2। इसका सवाल भी अगर हो जाए सामने, पेज नंबर बताएं, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। पेज नंबर 9। ये बड़ा फुरकान, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये बात खैर वहां तक अभी गई नहीं है। ठीक है, बात वैसे भी ठीक है, लेकिन ये असल वैसे इस वक्त मेरा ख्याल थोड़ा मिक्स किया आपने। पेज नंबर 9 है, सवाल देखिए जरा, उसका पॉइंट 1 पढ़ा। पेज नंबर 10 का जा रहा है मुझे, लेकिन 9 से शुरू हो रहा है। हाँ 10 के स्टार्ट पे पॉइंट 1 अगर आप पढ़ेंगे तो ये डिफेक्टिव यूनिट्स की स्टोरी थी, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि प्रोडक्शन के डिफेक्टिव यूनिट्स यूनिट्स बन के वेस्ट हो रहे थे ऐसे। अब देखिए जरा अपनी वर्किंग, आपने जब निकाला होगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को, जरा वर्किंग 2 होनी चाहिए मेरा ख्याल। आपने दिया मटेरियल, आपने जमा की लेबर, आपने जमा किया ओवरहेड्स को भी, वेरिएबल को, वो तो सारी स्टोरी वही है, फिक्स कॉस्ट पीरियड कॉस्ट इन दिस स्टोरी। और फिर आपने प्रोडक्शन कॉस्ट लेके फिर रिकवरी वैल्यू शायद इसलिए लेस की क्योंकि प्रोडक्शन में से लॉस हुआ, प्रोडक्शन में से लॉस हुआ, और प्रोडक्शन की फिर रिकवरी वैल्यू थी शायद 5 रुपए पर यूनिट, तो आपने लेस कर दिया। आता है ध्यान में कुछ? और फिर जो फिगर आई वेरिएबल कॉस्ट की,
बल्कि शायद फिर कंट्रीब्यूशन या नहीं, कहाँ तक आया, वेरिएबल कॉस्ट आई, फिर वो नेट बनाई, नेट को फिर डिवाइड किया, पर यूनिट निकाल दी, ऐसे ही कुछ किया। तो लॉसेस की वजह से, लॉसेस की रिकवरी वैल्यू की वजह से आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट नेट हो गई, कम हो गई, ऐसे ही हुआ। अब जरा ये बात अगर जहन में रख के एक सेकंड बोर्ड पे देखें, मतलब ये चीज सामने रखें, क्वेश्चन मैं सामने कर लेता हूँ जो इस वक्त पढ़ रहा हूँ। इसमें जो पॉइंट 1 और 2 है, और खासतौर पर मेरा इस वक्त पॉइंट 2 रेलिवेंट है ज्यादा, मटेरियल वेस्ट हो रहा है, रॉ मटेरियल वेस्ट हो रहा है या फिनिश गुड्स बन के वेस्ट हो रही है, और उस रॉ मटेरियल की फिर वेस्टेज की कोई रिकवरी वैल्यूज यहां भी है और फिर सबकी नहीं है। तो शायद ज्यादा बेहतर ये है कि मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करके उसमें से रिकवरी वैल्यू लेस की जाए। वहां क्या हुआ है, वहां क्या हुआ है, वहां क्यों जाके हमने शायद प्रोडक्शन में से लेस किए, वो गुड्स बन के डिफेक्टिव निकल रही हैं, यहाँ शायद मटेरियल ही रास्ते में वेस्ट हो रहा है, गुड्स तक पहुंच ही नहीं रहा। 1.8 लग रहा है और 1.6 बस फिनिश गुड्स का हिस्सा बन रहा है, बाकी पॉइंट 2 जो है उसमें से कुछ इवेपोरेट हो रहा है और कुछ उसमें जो है फिर सेल हो रहा है। वो कर लेता है, वो तो वर्किंग कर लेता है। तो मैंने जो बात इस वक्त आपको रोका जो था वो ये था, रोका मैंने इसलिए था कि यहाँ जो मैंने एक वर्किंग की, ये जो फिगर हमारे पास एक आएगी मटेरियल की, इसमें से फिर शायद रिकवरी वैल्यू लॉस नेट होके फिर हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइनल होनी चाहिए। तो इसको जरा काइंडली रिक्वेस्ट के कंपेयर करके सही देख लें। मेरा ख्याल बहुत फर्क तो नहीं पड़ेगा अगर हम थोड़ा सा इसे नीचे जाके भी लिख लेंगे, होना तो इसमें लेस ही है, लेकिन जरा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ख्वाहिश रखते हैं जो होनी चाहिए मेरा ख्याल कि वो प्रोडक्शन में से लॉस है, देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट वेस्ट हुई है, और ये क्योंकि रॉ मटेरियल का वेस्टेज है तो शायद रॉ मटेरियल वेस्ट हुआ, ठीक है, और उसकी रिकवरी वैल्यू देयरफॉर यहाँ से लेस करें, ठीक है। फिर आ जाओ वापस। बाकी इंशाल्लाह मैंने आपको एक दो क्वेश्चंस आज कहने, तो जॉइंट बाय प्रोडक्ट से ये बातें अब शुरू हुई हुई थी, तो ये फिर आ रही हैं और फिर कल आएंगी, तो इनको कोशिश करते हैं वो भी रिवाइज करके एक दो फिर रिफ्रेश हो जाए। बाकी यहाँ तक अब नोट कर लें, बीच में आप भी लाइन रखने दो, फिर अभी वर्किंग कंप्लीट कर लेते हैं। जी सॉरी, नहीं वो तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ जरूरी था रुकना, लेकिन शायद असल यहाँ से लेस होना, बाकी ऊपर नीचे हो रहे फर्क तो नहीं पड़ता। अब वो देख लेते हैं हम, वो लॉस के एंगल से पढ़ते हैं, ये कौन सा लॉस है, अगर तो ये वो है तो फिर वो होना चाहिए, और अगर ये है तो ये होना, मेरा नहीं ख्याल, अभी पढ़ लेते हैं, एक मिनट देखते हैं, वो छोड़ दें स्टोरी, वो एक मिनट देखते हैं, नए महाज रहने दें, एक मिनट पहले यहाँ तक बात लिखें। नहीं देखिए, एक है वेपोरेशन लॉस, एक है रिमेनिंग लॉस। सवाल ये पैदा होता है असल में नॉर्मल अब नॉर्मल का सवाल ये है, अब एक मिनट बच्चा जरा नोट कर लेंगे दिन में, जरा कुछ बातें भी करा दें। ना करें सर, होनी तो लेसी है, लेकिन कहां से, जमीन आसमान का फर्क है। वाकई लगता है वक्त आ गया कि कुछ चीजें रिवाइज की जाए। नहीं मैं कुछ बोलता हूं, लेकिन कुछ रिवीजन के लिए कहूंगा, जरूर देख के एक दफा फाइनल करें। सबसे नोट हो गया सर, पहला डिसीजन ये है जी कि ये जो पॉइंट नंबर 2 है, ये कोई नॉर्मल लॉसेस हैं या नॉर्मल है, और ये भी वर्ड मेरा नहीं ख्याल आपके जिन में सही कॉन्टेक्स्ट में आएगा, ये एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं या एक्सपेक्ट या मतलब नॉट एक्सपेक्टेड थे और हो गए हैं,
पहले ये इस एंगल से जरा डाटा पढ़े, एक मिनट पहले ये पढ़े। नहीं वो ऊपर बजटेड डाटा है ये सारा, ऊपर ढूंढे तो जरा सारी स्टोरी, ये तो अभी शुरू हुई है, तो ये तो एक्सपेक्टेशंस है, जरा पढ़े पूरे इर्द गिर्द ढूंढे। तो इसमें भी एक्चुअल लॉस वाली स्टोरी तो नहीं। और अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो जाए। एक्सपेक्टेशन ज्यादा कब होगा, जब एक्चुअली इवेंट होगा। जब एक्चुअल इवेंट होगा तो वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है ये कम है तब पता चलेगा। तो मेरा तो ख्याल अभी ये सब कुछ पढ़ के देखे ना, जरा पढ़ के देखें ये सारी स्टोरी, ये तो है ही सारी एक्सपेक्टेशन। ये हम किस दिन खड़े होके वर्किंग कर रहे होंगे, जरा सोचा करें, सोचा करें। और यार एंड आ गया होगा तभी सोच रहे होंगे ना यार, वजह क्या हम शुरू में खड़े होकर सोच रहे होंगे कि कितनी क्वांटिटी बेचें कि प्रॉफिट हो जाए, एंड में सोच रहे होंगे, वो तो फिर अगले साल के सोच रहे होंगे। और वैसे भी अभी प्रोडक्ट लॉन्चिंग हो रही है और उसमें बजटेड डाटा है, ये एक्सपेक्टेड डाटा है, ये होगा ये होगा, ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है, ये सारा एक्सपेक्टेड लॉस है। और एक्सपेक्टेड लॉस अगर है तो फिर नॉर्मल लॉस, अगर नॉर्मल लॉस है तो नॉर्मल लॉस का कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी। हाँ उसकी अगर रिकवरी वैल्यू है तो कहां से लेस होनी है, वर्ड बोलने बगैर वर्ड बोले फिर गलत हो रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट से नेट होनी है। लेकिन अब यहाँ पे एग्जैक्टली हम मटेरियल में से इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि मटेरियल का लॉस है। लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस हो तो रिवाइज करने की कोशिश करनी है, तो कॉस्ट एलोकेट होती है। और अगर रिकवरी वैल्यू हो तो उसकी कॉस्ट में से नेट होके फिर प्रॉफिट लॉस में फिगर जाती है। बेस्ट यही रहेगा कि मेरा ख्याल अभी बता दूं कि एंड में याद ना रहे, दो बातें मेरा ख्याल रिवाइज होनी चाहिए। वॉल्यूम 1 किसी के पास अगर गलती से है, मैं जरा पेज नंबर भी बता सकूं। नहीं गलती से ही होगा, मतलब मैंने कौन सा कहा था, ये क्या बात हुई इसने की यार, कमाल है यार, मेरी हर बात पर हंसता है। किसी के पास अगर वॉल्यूम 1 है, आइडिया तो फिर वही है जो शुरू में बहस हुई थी, उसमें काफी लंबी बहसें आई थी। पेज नंबर 16 नोट करें, इसमें एक बाइनरी था। हाँ जी एक बाइनरी लिमिटेड था, लेकिन इसकी जो चीजें आपने रिवाइज करनी वो है पेज नंबर 20 और 21 पे दो सिनेरियोस थे। 10% of input if all is abnormal loss, if 10% is normal loss and the remaining is abnormal loss। तो बाइनरी लिमिटेड क्वेश्चन है उसके, लेकिन दो सिनेरियोस जो थे पेज नंबर 20 और 21 पे, तो इनको जरा लगना चाहिए आधा पौना घंटा, एक एक फिगर सही तरह ढूंढनी है। ठीक है, मेरे वर्ड्स क्या हैं उनको ढूंढने की कोशिश की, बल्कि आपने लिखा भी होगा मे बी, बहुत कुछ लिखा होना चाहिए। रजिस्टर में जो सॉल्व हुआ हुई चीजें वो सामने रखिएगा। अगर नॉर्मल लॉस है तो कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड। इफ इट हैज सम रिकवरी वैल्यू इट इज डिडक्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट। इफ abnormal loss then cost is allocated। उसकी एक एंट्री रखा करें ज़हन में, मेरा ख्याल है अब नॉर्मल लॉस की एंट्री, abnormal loss डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्रेडिट भी कह सकते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग ज़हन में लाएंगे तो प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट कर सकते हैं। तो उसको पहले खर्चा एलोकेट हुआ और फॉरगेट अबाउट रिकवरी वैल्यू, इनकम स्टेटमेंट ज़हन में बनाया, आएगा लॉस कहीं नजर। अगर आप एलोकेट करेंगे तो फिर एक लॉस नजर आएगा। फर्स्ट करें 5 लाख लॉस है और 1 लाख रिकवरी वैल्यू है, अब ये लॉस में से नेट हो। अब इसका ताल्लुक प्रोडक्शन कॉस्ट से नहीं रहा, अब लॉस से नेट हो। वैसे तो प्रोसेस कॉस्टिंग भी अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल को ज्यादा ना हो जाए, कम से कम इतना हो जाए कि याद हो जाए, रिवाइज हो जाए। फिर प्रोसेस कॉस्टिंग में भी लॉसेस कैसे आते हैं, अगर अब नॉर्मल लॉस का लेजर आप ज़हन में ला सकें तो डेबिट साइड पे कॉस्ट और उसकी रिकवरी वैल्यू लॉस की कॉस्ट से नेट होती है। चले मेरा ख्याल इस वक्त रिमेनिंग टाइम रहेगा कम से कम ये वाइंड अप करें। जी सर करवा देंगे आप, बताएं जी रिकवरी वैल्यू। रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, रिकवरी वैल्यू कैसे वर्किंग करूं? नहीं 0.11 की भी मेरे ख्याल वर्किंग करना जरा, ये 1 भूल जाना कैसे है, ये असल में गेम है 1.8 से
माइनस 1.6, ये टोटल लॉस आया 0.2। फिर इसमें से इवेपोरेशन वाला लॉस कैसे माइनस हुआ देखें बोर्ड पे, माइनस, एक मिनट देख लें प्लीज, 1.8 इंटू 5%, और फिर रिमेनिंग लॉस 0.11 आया और मल्टीप्लाइड बाय फिर 80 होके 8.8 आया। एक मिनट ये मैंने इतना लंबा सा लिख दिया, ये जरा बता दें मैंने क्या किया। 1.8 से शुरू करें। 1.8 क्या है? टोटल इनपुट 1.6, 0.1 में से मिला मुझे, तो 0.2 टोटल डिफरेंस है। फिर 5% ऑफ इनपुट माइनस किया मैंने, जो इवेपोरेट हो जाना, तो रिमेनिंग बचा 0.11 kg और इंटू 80 रुपीज पर kg टू गेट रिकवरी वैल्यू पर यूनिट ऑफ रुपीज 8.8। ठीक है, ये एक सेकंड करो। तो ये जो चीजें ना बेटा, ये हमेशा से ऐसी ही है, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ हमेशा से। एक जमाना था मैं भी ये आप जैसा ही था, बल्कि आपसे तो काफी ज्यादा, आप तो तेज हैं काफी, मतलब बड़ा डल सा भोंगा सा था। नहीं, हकीकत बता रहा हूँ, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। वो तो खैर अभी भी आपको लगता होगा जब मैंने लफ्ज बोला, तो वो हकीकत है। मतलब मीन्स से ये सिर्फ ये जो सीए है ना, इसमें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड नहीं है। इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली आ जाती है जितनी चाहिए होती है, अगर कागज पेंसिल लेके बैठ जाए, कागज पेंसिल कैलकुलेटर हाथ में हो और बस ध्यान इधर हो। हार्ड वर्किंग लोग रिक्वायर्ड हैं, जो बैठ गए बस उठे ना, फिर घंटा 2 घंटे बैठने वाले चाहिए। इंटेलिजेंस ठीक है, अच्छी बात है अगर हो किसी में ज्यादा, लेकिन इंटेलिजेंस जितनी की रिक्वायर्ड है वो हार्ड वर्किंग से हो जाती है। हार्ड वर्किंग लोग उधर तक पहुंच जाते हैं। बैठे हैं बस बैठे हैं, वेले नहीं, सोच रहे हैं ये क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कैलकुलेटर पे पंगे, ऐसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, सोचा करें। ये इसी इसी तरह है, इस तरह मैं कभी कह देता हूँ, लेकिन जब तक आप इंडिविजुअली इस तरह नहीं करेंगे, मेरे लिए शायद इसलिए आसान है, मैं करता रहा हूँ, हमने कर लिया हो अपनी जिंदगी में। डिवाइड बाय 70 कर लें यार, सीधी सी तो बात है, इतनी सीधी नहीं है जब तक कर ना ली जाए। इस तरह करता हूँ उस तरह आंसर आ जाता है, उस तरह करता हूँ उस तरह आ जाता है। आप अगर खुद से नहीं करेंगे तो ये तो हवा में बात है। आप भी कोशिश करिए यार, फिर इस तरह क्यों नहीं आता, ये भी जहन में आना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है? तो ऐसे परेशान ना हो कि ये बड़ा मुश्किल है, ये है हमेशा से ही है, आई कब हमेशा से ऐसा है। तो हार्ड वर्किंग लोग चाहिए। हार्ड वर्किंग कौन है? जो बस बैठ गए तो बस बैठ गए, और कब तक बैठे हैं। एक चैलेंज होता है समटाइम जिंदगी में यार, कि बस बैठ गए, मेरे से क्यों नहीं हो रहा। मतलब इस तरह की एटीट्यूड है, ये रिक्वायर्ड है। मैं क्यों नहीं कर पा रहा, ये नहीं, सरेंडर इज नॉट एन ऑप्शन। अक्सर मैं वर्ड बोलता रहता हूँ, बस मैं करके उठना। कभी कभी अंदर से आवाज आनी चाहिए यार, मैं करके उठना। आती है कभी ऐसी आवाज? आप दबा देते टोटल कर दें यार। जिस दिन काम करते करते भूल गया कि भूख लगी है, समझे काउंटिंग हो गई। अब होता क्या, किताब खोलते बाद में, हालांकि खाना खाया होता है, अचानक याद आता है चाय ना पिए। अगर इसका साथ कुछ और हो जाए ना खाने के, तो मजा आ जाए, मूंगफलियां हो जाए, वो हाथ आपका किधर है, कुछ वो भी हो रहा है आपके ख्याल में और वो भी हो रहा है, वो तो सही हो रहा है, वो बस हो गया है। ठीक है, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन समटाइम्स यू नीड टाइम। जी ओके जी, जी जी। नहीं 12,000 रहने दे यार, तेरी मेहरबानी। ये प्लीज टोटल कॉस्ट आ गई है, स्पीड अप हो जाए सर, बस हमारे पास रिमेनिंग टाइम रहेगा। ये क्या है, क्या आया, क्या आया, क्या ये आया, क्या आया, क्या है, ये आया क्या है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जेन में रख के लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन में चले जाओ, मुकाले जरा यहाँ तक हमें डिवाइडेड बाय सही बोल दीजिएगा यार। मेरे भाई ने जो सामने बैठा है उसने तो ऐसा जुल्म कर दिया कि गेम कहां से कहां निकाल दी। डिवाइडेड बाय 100, ऐसे ही है 100 है इनटू, मैं 25 करना चाह रहा हूँ,
क्योंकि फार्मूले में 25 चाहिए, फार्मूले में 25 चाहिए, बाद में कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वैसे ही पंगा नहीं। 25 से क्या आएगा निकालें 600.05। नहीं तो अगर उधर 0.2 लिखवाया तो फिर इधर 0.5 क्यों नहीं? ये क्या है? इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट पर यूनिट। ठीक है सर, क्या है ये, क्या है ये, बोलना क्या ये वही तो नहीं जो मैं फार्मूले में चाहिए? क्या है क्या है क्या है? तो जो नई प्रोडक्ट है उसका पर यूनिट डाटा दिया हुआ था, लेकिन कुछ लॉसेस एक्सपेक्टेड थे, जिससे हमारे पास फाइनली कंट्रीब्यूशन आ गई। मुझे यूनिट्स बता दी 1 2 4 3 7। क्या है ये, क्या है क्या है क्या है? यूनिट्स है, यूनिट्स है, टारगेट प्रॉफिट के यूनिट्स हैं ये, इतने यूनिट्स हम इन्हीं प्रोडक्ट के बेचने होंगे। ठीक है, ठीक है सर। शायद एक आखिरी चीज रहती भी क्वेश्चन में, अब मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है? सेल प्राइस पर यूनिट। अब चाहिए सेल प्राइस पर यूनिट, तो ठीक है, अभी निकाल लेते हैं। डेफिनेटली अब अदरवाइज भी निकल सकती है, फॉर्मूला भी लग सकता है, लेकिन 2400 2400 and 0.2 is variable cost and 600.05 is contribution. Total is 3000.25। क्या है ये? अब इंक्रीमेंटल सेल प्राइस पर यूनिट है, तो अगर उतने यूनिट्स बेचने हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 3000.25। अब डेफिनेटली 0.25 आपको पता, मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यही साइंस बन जानी है, इज इक्वल टू 37314 The online students put up here, please. ये प्लीज क्लियर होगी फिगर्स, कोई इश्यू तो नहीं रह गया? तो घर के लिए काइंडली क्या क्या है, दो तीन चीजें जरूर इकट्ठी हैं, लेकिन घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले इसको रिवाइज करिएगा। नंबर 1, एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड का एक लेक्चर शेयर करूंगा। कल एक हुआ है लेकिन वो सही नहीं हुआ मेरे, वो तो बहुत शॉर्ट सा था। आज एक आधा घंटे का शायद शेयर होगा, तो पहले वो कंप्लीट कर लें, और अगर उसके बाद नजर पड़ जाए जरा ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट पे, तो जरा कल आसानी रहेगी। नहीं, वो रिवाइज करना है, मेरे ख्याल सॉल्व ना करें, फिगर्स रिवाइज जरूर करें कि कैसे कैसे फिगर्स आई हैं, कहाँ गई हैं। ठीक है, तो एबीसी के जरा आज लेक्चर शेयर करता हूँ, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह फिर उसकी डिस्कशन रख लेते हैं। अल्लाह हाफिज। छुट्टियां भूल जाए सर सारी, ये सारी भूल जाए, समझ आ गई मेरी बात? सारी से मुराद सारी, सारी। इतवार छुट्टी होती है? थी कहने तो बेहतर है, छुट्टी होती बचपन में। अल्लाह हाफिज।